बाल विकास के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। दोस्तों बढ़ते अपन पहले प्रश्न की ओर। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था किसे कहा जाता है? तो दोस्तों शिशुवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो करेक्ट आंसर इसका दोस्तों बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बालक में द्वंद्व आने लगते हैं। दूसरा प्रश्न है मौलिकता का गुण पाया जाता है। दोस्तों मौलिकता का गुण किसमें पाया जाता है? शिक्षित माता पिता के बच्चों में, धनी परिवार के बालकों में, सृजनशील बालकों में या फिर प्रतिभाशाली बालकों में। चार ऑप्शन है। तो मौलिकता के गुण कहाँ पर किस प्रकार के बालकों में सर्वाधिक पाए जाते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है सृजनशील बालकों में मौलिकता के गुण सर्वाधिक पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर इसका सृजनशील बालकों में होगा। तीसरा प्रश्न है वह प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप बालक सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और उसके साथ अनुकूलन करता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है या ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों कोई बालक जब सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और उनके साथ अनुकूलन करता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आकलन कहा जाता है, सामाजिकरण कहा जाता है, नैतिकता या समायोजन। तो दोस्तों सही आंसर इसका सामाजिकता कहा जाता है, यानी वह बालक सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार कर रहा है। करेक्ट आंसर इसका सामाजिकरण कहलाता है। चौथा प्रश्न है जब कोई अपना बालक अपना स्व मूल्यांकन, अपने खुद का मूल्यांकन करने के साथ साथ सहपाठियों के मूल्यांकन में भी सहभागिता करता है या हिस्सा लेता है, तो इस प्रकार का मूल्यांकन क्या कहलाता है? तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहा जाता है? दोस्तों बालक अपने खुद के मूल्यांकन के साथ साथ अपने साथियों के मूल्यांकन में भी सहभागिता करता है। इस प्रकार के मूल्यांकन को दोस्तों रचनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। किस क्या कहा जाता है उसे? रचनात्मक मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन नहीं कहा जाता है, व्यापक मूल्यांकन भी नहीं कहा जाता है और संकलित मूल्यांकन भी नहीं कहा जाता। करेक्ट आंसर इसका रचनात्मक मूल्यांकन सही है। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पर। पूर्व बाल्यावस्था की बात की गई। बालक में जिन सामाजिक विशेषताओं का आविर्भाव होता है और विकास होता है उनमें से प्रमुख नहीं। पूर्व बाल्यावस्था में किन किन सामाजिक विशेषताओं का आविर्भाव और विकास होता है? तो दोस्तों अनुकरण का भी विकास होता है, स्पर्धा का भी विकास होता है और खेल के भी विकास होता है। दोस्तों इस पूर्व बाल्यावस्था की बात की गई तो यहाँ पर बालक परिपक्वता की ओर नहीं जा पाता है, बालक परिपक्व नहीं होता है, तो ये जो परिपक्वता है ये इस बालक की विशेषता नहीं है। करेक्ट आंसर इसका सी वाला होगा। पूर्व बाल्यावस्था में बालक जिन सामाजिक विशेषताओं का आविर्भाव और विकास होता है उनमें से परिपक्वता नहीं है। छठा प्रश्न है छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका क्या है? दोस्तों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका क्या है? परिचर्चाओं का आयोजन करना, अंतराक्षरी का आयोजन करना, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करना या उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर है अगर मौखिक अभिव्यक्ति को व्यक्त करना है तो परिचर्चाओं का आयोजन भी करना पड़ता है, अंतराक्षरी का आयोजन ये भी सही है, भाषा प्रतियोगिता का आयोजन ये भी सही है। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है। दोस्तों एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत जो है उनमें क्या दिया गया है? तो पाठ्यचर्या का संवर्धन, पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित करना, पाठ्यक्रम के कुछ उप विषयों को रटने की प्रणाली से मुक्त करना, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। दोस्तों ये सही आंसर है इसका, ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। ये एनसीएफ 2005 के अनुसार उनके मार्गदर्शक सिद्धांतों में निहितार्थ ही दिया गया है। तो ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना इसका सही आंसर है। कक्षा की गतिविधियों को परीक्षा में कम महत्व देना इसका कोई मतलब नहीं है। आठवां प्रश्न। जटिल या समस्यात्मक बालक के लक्षण कौन से? दोस्तों समस्यात्मक बालक जो होते हैं, जटिल बालक, उनके लक्षण क्या है? परोपकार व सहयोग की भावना रखना नहीं है, माता पिता की मानसिक असंतुलन, इससे इसका कोई संबंध नहीं होता है, सूक्ष्म चिंतन और रुचि रखता है ये भी नहीं, विशेष प्रकार की शारीरिक रचना इसका सही आंसर है। दोस्तों विशेष प्रकार की शारीरिक संरचना का होना बालक को जटिल समस्या के लक्षण की श्रेणी में रखता है। नौवां प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार रिपीट हुआ है एग्जामों में ये। बालक की वह शक्ति का अंश जो किसी काम का नहीं है वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, यह तथ्य कौन सा सिद्धांत कहलाता है? तो दोस्तों अगर बालक का वह शक्ति का अंश जो किसी काम का नहीं है और उसे खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, दोस्तों ये जो तथ्य है ये अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत के नाम से इसे जाना जाता है। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत कहलाता है। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत नहीं है, तो बालक का अधिगम सिद्धांत नहीं, बाल विकास सिद्धांत नहीं। करेक्ट आंसर इसका अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत इसका सही आंसर है। 10वां प्रश्न है शिक्षा के अधिक्रियाशीलता के सिद्धांत का अर्थ क्या है? दोस्तों शिक्षा के क्रियाशीलता सिद्धांत का अर्थ क्या है? तो क्रियाशीलता सिद्धांत का अर्थ होता है
शिक्षक को कक्षा में अत्यधिक क्रियाशील रहना चाहिए? नहीं। जो छात्र क्रियाशील होते हैं उन्हें करके सीखने पर अवसर दिया जाना चाहिए? दोस्तों यही सही आंसर है। जो छात्र क्रियाशील होते हैं उन्हें करके सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों बी वाला आंसर सही होगा। शिक्षा के क्रियाशील सिद्धांत का अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ ये होता है कि छात्र क्रियाशील होते हैं और उन्हें करके सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। 11वां प्रश्न, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता क्या नहीं है? दोस्तों 4 विशेषता बताई गई है। किशोरावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? तो मानसिक विकास, कल्पना की बहुलता, संचय प्रवृत्ति और संवेगों का आधिक्य। दोस्तों कल्पना शक्ति किशोरावस्था की विशेषता होती है क्योंकि बालक इस अवस्था का बालक कल्पना शक्ति में विचरण करता है। संचय की प्रवृत्ति, संचय करने, धन संचय करने की भी उसकी विशेषता होती है। संवेगों का अधिक हो जाता है इस अवस्था में, ये भी सही। दोस्तों मानसिक विकास ये इस अवस्था की नहीं है। करेक्ट आंसर इसका ए वाला होगा। मानसिक विकास से किशोरावस्था का कोई लेना देना नहीं क्योंकि ये शैशवावस्था और बाल्यावस्था में इसका सर्वाधिक विकास होता है। तो किशोरावस्था की विशेषता कौन सी है? प्रमुख विशेषता नहीं है, तो मानसिक विकास इसकी प्रमुख विशेषता नहीं है। सामाजिकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु में के प्रथम संपर्क से आरंभ होती है और आजीवन चलती रहती है। ये परिभाषा किसने दी? तो मॉरिसन, सोरेनसन, सारे व टेलफोर्ड और जीन पियाजे किसके द्वारा दी गई? तो दोस्तों ये परिभाषा दी गई थी सारे व टेलफोर्ड के द्वारा, ये डेफिनेशन दी गई थी। करेक्ट आंसर इसका सी वाला, सारे और टेलफोर्ड ने समाजीकरण की वह प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु प्रथम संपर्क से आरंभ होती है और आजीवन चलती रहती है। ये इसका सही आंसर है, सारे एवं टेलफोर्ड। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, लक्ष्मी अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। लक्ष्मी एक शिक्षिका है, अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर शिक्षार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती हैं। तो वो क्या कर रही हैं? किस ओर संकेत कर रही हैं? अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर वो भ्रमण पर चर्चा करती हैं। तो दोस्तों वो सीखने का आकलन करती हैं। उसका करेक्ट आंसर यह है, सीखने का आकलन कर रही हो कि बालक के घूमने के बाद क्या सीखा उन्होंने, इसे सीखने का आकलन किया जा रहा है। करेक्ट आंसर उसका फर्स्ट वाला। सीखने के लिए आकलन नहीं हो रहा है क्योंकि सीखने के लिए यहाँ पर आकलन नहीं हो रहा है। आकलन के लिए सीखना ये भी नहीं है, आकलन का सीखना ये भी नहीं। करेक्ट आंसर सीखने का आकलन, सीखने के दौरान जो आकलन किया जाता है वह आकलन यहाँ पर किया जा रहा है। 14वां प्रश्न दोस्तों, किशोरावस्था में किशोर की मुख्य आवश्यकता है। तो दोस्तों किशोरावस्था में किशोर की मुख्य आवश्यकता क्या होती है? स्वतंत्रता, बिल्कुल स्वतंत्रता उसकी आवश्यकता होती है। यौन की भी आवश्यकता होती है, प्रतिष्ठा। दोस्तों करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी, स्वतंत्रता, यौन और प्रतिष्ठा किशोरावस्था की मुख्य आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षक को अपने विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेश करते रहना चाहिए, जिससे क्या होता है? तो दोस्तों अगर कोई शिक्षक अब निरंतर अपने विषय वस्तु में नए ज्ञान का समावेश करता रहता है तो दोस्तों वह छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सकता है। करेक्ट। ये छात्र शिक्षक की योग्यता को लोहा माने, ये वाला नहीं है। छात्र कक्षा में शांत रह सके, गलत। छात्र अध्यापक का ज्ञान बढ़ सके, ये भी नहीं है। वह छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सके। अगर कोई शिक्षक अपनी विषय वस्तु में निरंतर ज्ञान प्राप्त करता रहे, निरंतर ज्ञान का समावेश करता रहेगा तो दोस्तों वह छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सकेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ गया आपको तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।